हेलो दोस्तों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेडागोगी का पार्ट 3, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा यूटेट, सीटेट, बीएड और नेट एजुकेशन के क्वेश्चंस पेपर को हल करने में। सबसे पहले आइडिया ऑफ द डे, एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये कहा था एलन ब्लूम ने, जिसका अर्थ है कि शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाना ही शिक्षा है। और ये कहा था एलन ब्लूम ने। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हु प्रपोज्ड द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी किसने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था एरिक्सन ने। तो ऑप्शन बी होगा एरिक्सन। नेक्स्ट, इन विच स्टेज डज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अपीयर, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त सोच किस अवस्था में आती है बच्चे के? तो आपकी जो सेंसरी मोटर होती है, ये तो जब बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स को पहचानता है और उनसे आसपास चीज़ों को फील करता है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसमें बच्चा आसपास की चीज़ों को देख करके समझता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो कुछ बातों को समझने लग जाता है, लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है इसमें वो अपनी खुद की सोच डेवलप करता है, यानी खुद की थिंकिंग, जिसे कहते हैं अमूर्त सोच, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो फॉर्मल ऑपरेशनल यहाँ पर ठीक होगा। अगला है विच प्रिंसिपल मीन्स डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर बॉडी पार्ट, यानी जो किस सिद्धांत के अनुसार केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होता है? तो सिफेलोकॉर्डल होता है, जिसमें शरीर का विकास पहले होता है और बाद में बाकी अंगों का। प्रॉक्सिमो डिस्टल यहाँ पर होता है, जो पहले सेंटर यानी आपकी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर उससे धीरे धीरे बाहर की ओर विकास होता है। पेरिफेरल का मतलब केवल परिधि विकास होता है। पार्श्व का मतलब पहले पार्श्विक विकास होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, यानी समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत है, यह कहता है कि सबसे पहले हमारे केंद्र का विकास होता है शरीर में और फिर बाहरी शरीर का विकास होता है। तो ये सही होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं हु एम्फेसाइज्ड लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर कर सीखने पर किस जो मनोवैज्ञानिक उसने बल दिया था? तो जॉन डीवी जो थे, उन्होंने करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया था। तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट मेथड जो हमारे चलते हैं और जो एक्सपेरिमेंट मेथड्स होते हैं वो आपको लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर बल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक फैक्टर? तो जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारक इनमें से कौन सा है? न्यूट्रिशन है, पीयर इन्फ्लुएंस है, आई कलर है या एजुकेशन है? तो जो आई कलर हमारा होता है वो एक जेनेटिक फैक्टर है, क्योंकि ये हमें मिलता है हमारे माता पिता से, और डीएनए इस जीन्स और या जीन जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरणीय कारक इनमें से कौन सा है? क्रोमोजोम है, जीन है, फैमिली इनकम है या डीएनए है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पारिवारिक आय है हमारी, यानी कितना हमारा परिवार कमाता है, कितना पैसा है, ये एक पर्यावरणीय कारक है। बाकी गुणसूत्र, जीन और डीएनए जो है ये आपके क्या है? जेनेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट है हु इन्फ्लुएंस द इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे के इमोशनल भावनात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? पीयर ग्रुप यानी साथियों का समूह, सॉइल यानी मिट्टी, क्लाइमेट यानी जलवायु या क्रोमोसोम? तो भावनात्मक विकास हमारा साथियों का समूह, जिसमें बच्चे रहते हैं, साथ खेलते हैं, बात करते हैं, ये उसके भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं विच फैक्टर मोस्टली इन्फ्लुएंस द प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी जो जन्म से पहले विकास है हमारा वो उसको कौन प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? तो पहला है मदर्स न्यूट्रिशन, पीयर ग्रुप, स्कूल इन्वायरमेंट या प्लेग्राउंड? तो हम ऑब्वियसली देखेंगे जन्म से पहले हमारा जो मदर को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी माता का जो पोषण होता है, वो ही हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बाकी तीन जो हैं आपके ये जन्म के बाद प्रभावित करते हैं। अगला है हाउ इज द डेवलपमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड, यानी किस स्टेटमेंट में विकास को सबसे सही रूप से परिभाषित किया गया है कि विकास ओनली यानी डेवलपमेंट जो है आपका फिजिकल चेंजेस में होता है, सीक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव चेंज है, सडन और इरेगुलर चेंज है या ओनली इमोशनल चेंज है? तो सबसे अच्छा कहा गया है डेवलपमेंट को जो कि एक क्रमबद्ध यानी सीक्वेंसली यानी सीक्वेंस में होता है, धीरे धीरे होता है, और एक प्रोग्रेसिव विकास होता है जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रगति करता रहता है। तो ये एक क्या कहा जा सकता है कि अच्छा विकास है। अगला है हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, यानी जो हमारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति है हमारी, यानी कितना हमारे पास पैसा है, समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, ये विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी वातावरण अवसर, डीएनए स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम?
तो हम देखेंगे कि जो वातावरण और अवसर होते हैं उसी से हम अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अच्छे हो सकते हैं कि हमें अच्छा वातावरण मिले अगर पढ़ने का या खेलने का, तो हम खेल के अच्छे बन सकते हैं या पढ़ के अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, फिर उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। द स्टेजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड, यानी गर्भाधान से जन्म की अवस्था क्या कहलाती है? ये इन्फेंसी, प्रीनेटल स्टेज, चाइल्डहुड या एडोलसेंस, यानी शैशवावस्था, शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन या किशोर अवस्था। तो जो गर्भाधान से जन्म की अवस्था है वो प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है, जिसमें हम माँ के पेट में रहते हैं। हु हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा के विकास पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? पीयर ग्रुप यानी हमारे सहपाठी, क्लासमेट जो होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट आपका पारिवारिक वातावरण, जेनेटिक मेकअप यानी आनुवंशिक जो संरचना है, डीएनए स्ट्रक्चर है, या टॉयज खिलौने हैं। तो हमारे जो पारिवारिक वातावरण होते हैं सबसे पहले भाषा विकास उसी से प्रभावित होता है, यानी जैसे हमारे पारिवारिक का वातावरण होगा वैसी हमारी भाषा होगी, आदतें भी होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हम बहुत सारी मसल्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी की, यानी बहुत सारी मांसपेशियां यूज होती हैं। तो देखें, राइटिंग में, लिखने में, बटनिंग यानी बटन लगाना, रनिंग यानी दौड़ना, या ड्राइंग। तो इनमें से देखेंगे कि तो दौड़ लगाना यानी रनिंग है, उसमें हम अपनी सबसे ज़्यादा मसल्स यानी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका एक ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल मोटर विकास है। नेक्स्ट, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, तो सूक्ष्म मोटर विकास का संबंध है। तो सूक्ष्म मोटर यानी फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हम अपनी कम से कम मसल्स का यूज करते हैं। तो देखेंगे लार्ज मसल एक्टिविटी से, ब्रेन मैच्योरेशन से, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स या बोन ग्रोथ। तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है जिसमें हम अपनी स्मॉल मसल्स का यानी जो छोटी मांसपेशियों का हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि लिखना वगैरह है, उसमें हम अपनी सूक्ष्म मांसपेशी यानी स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं। तो ये एक फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, लिखना। द मेन कॉज ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी इन एडोलसेंस, यानी जो किशोरावस्था होती है उसमें हमारी भावनात्मक अस्थिरता होती है, यानी हम इमोशनली क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? सिबलिंग राइवलरी यानी भाई बहन में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन रहता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन में परिवर्तन होता है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के कारण होता है, या फिर क्लाइमेट जलवायु के कारण होता है। तो देखते हैं कि जो किशोरावस्था यानी टीनेज होती है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि उस वक्त ही हमारे जो नर हार्मोन और जो पुरुषों में और जो मादा हार्मोन होता है वो लड़कियों में सिक्रीट होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस के कारण ही हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। तो ये हार्मोनल चेंज ये है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने दिए थे? तो ये दिए थे जीन पियाजे ने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एडोलसेंस कॉन्फ्लिक्ट इज, यानी एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष कैसा होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास अविश्वास होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है, पहचान बनाम भूमिका, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम यानी स्वायत्तता बनाम लज्जा, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी पहल बनाम अपराध बोध। तो हम देखते हैं कि जो एडोलसेंट टीनेज में होते हैं तो बच्चे अपनी पहचान को लेकर और अपनी भूमिका को लेकर के कि हमारी क्या पहचान है, हम कौन हैं, हम कैसे इस जो समाज में हम अपनी कैसे भूमिका बना सकते हैं, तो उनको एक आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन का जो भ्रम बना रहता है, यानी पहचान बनाम भूमिका में उनका संघर्ष चलता रहता है। तो ये ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट कौन होता है? टेलीविजन होता है, फैमिली होती है, हमारा परिवार, इंटरनेट होता है, या स्कूल होता है? तो सबसे पहला जो एजेंट है सामाजिकरण का वो हमारा परिवार होता है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सब चीज़ें आदतें सीखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बौद्धिक विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? ब्रेन स्टिमुलेशन एंड एजुकेशन, हाइट का या हमारी लंबाई, वजन का, हार्मोन्स का यानी मस्तिष्क उत्तेजना या शिक्षा। तो हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ब्रेन में, यानी दिमाग में हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, ब्रेन में स्टिमुलेशन होना चाहिए, और शिक्षा ही जो है हमारा बौद्धिक विकास करती है। तो ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट मीनिंग ऑफ द लर्निंग इज, यानी अधिगम का सही अर्थ क्या है? टेम्परेरी चेंज है बिहेवियर में, यानी अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, या
परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के कारण स्थायी हमारे व्यवहार में चेंज होता है, या सडन चेंज कोई अचानक होने वाला परिवर्तन है, या फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि है। तो हमेशा ये कहा गया है मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के द्वारा कि जो शिक्षा है वो अनुभव से हमारे व्यवहार में होने वाला स्थायी चेंज है, यानी परमानेंट चेंज है बिहेवियर में थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें अनुभव होते हैं, तो हमारे व्यवहार में चेंज होते हैं और ये स्थायी हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सीखना या लर्निंग। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट अफेक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट टेम्परामेंट द मोस्ट, यानी चाइल्ड के टेम्परामेंट यानी स्वभाव पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? क्या पेरेंटिंग एंड हेरिडिटी यानी पालन पोषण आनुवंशिकता, टॉयज यानी खिलौने, टीचर्स यानी शिक्षकों का, या फूड भोजन का? तो जो हमारा पालन पोषण है और आनुवंशिकता है हमारी, वो ही चाइल्ड के टेम्परामेंट यानी स्वभाव के लिए उत्तरदायी होती है कि जैसा हम उनका पालन पोषण करेंगे या फिर जैसे कुछ उनको जेनेटिकली कुछ गुण मिले हुए हैं उसी पर उनका स्वभाव डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे के विकास पर जो खेल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक ही बात है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, हाँ, क्योंकि जब बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं दूसरे, तो उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे कुछ खेलते हैं तो उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब जो सभी ऊपर दिए हुए ऑल ऑफ द अबव जो है वो सारे ठीक है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी जो सामाजिक विकास का उदाहरण कौन सा है? प्लेइंग कोऑपरेटिव गेम्स यानी सहकारी खेल खेलना जिसमें आपस में बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं। ग्रोइंग टॉलर यानी लंबा होना। स्पीकिंग क्लियरली यानी क्या करना? स्पष्ट बोलना। सॉल्विंग पजल्स या पहेली हल करना। तो सोशल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, यानी कोऑपरेटिव गेम्स खेलकर ही आपका सामाजिक विकास होगा। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन, यानी जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, सरल से जटिल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी जटिल से सरल, या स्मॉल टू लार्ज यानी छोटे से बड़े की ओर, या सडनली यानी अचानक होता है विकास। तो हम हमेशा कहा गया है कि जो डेवलपमेंट यानी विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक यानी सरल से जटिल की ओर होता है। अब अगला क्वेश्चन, तो आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज फॉर्म्ड बाय, यानी व्यक्तित्व विकास किससे बनता है? हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है वो किससे होता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट से, यानी आनुवंशिकता और वातावरण। ओनली हेरिडिटी से, ओनली एनवायरमेंट से, यानी केवल आनुवंशिकता या वातावरण से, या फिर किसी से भी नहीं। तो जो हमारा पर्सनैलिटी है वो हमें हेरिडिटी आनुवंशिक गुणों से मिलकर बनता है, और जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है उससे मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके पेडागॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।